मी रवी कुमार। संपूर्ण देशामध्ये एक शेतकरी आंदोलन सुरू आहे आणि आपल्यासोबत आहेत आपण आज या ठिकाणी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आपण आहोत आणि आपल्यासोबत काही मुस्लिम कॅन्डिडेट आहेत आणि एक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यांच्याशी आपण या गोष्टीवर बोलणार आहोत। त्यांचं असं म्हणणं आहे की देशामध्ये अराजकता माजलेली आहे। अराजकता कशासाठी माजलेली आहे आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत की या देशामध्ये 2030 मध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढणार म्हणून हिंदू खतरे में आहेत का असा सवाल उपस्थित होता है। अपन त्यांच्याशी बोलणार आहोत। काय सांगाल तुम्ही हिंदू खतरे में? देखिए ये जो बातें चल रही है तो ये सरासर मुसलमानों पर इल्ज़ाम है और मुसलमानों पर आरोप है और यही आरोप को लेकर जो है कुछ लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि वो अपने देश का गद्दार बने, और हम तो है हिंदुस्तानी मुसलमान जो इस्लाम भाईचारे का, अमन का, शांति का पैगाम देता है। तो वो इस्लाम ये शिक्षा कैसे दे सकता है कि हिंदुओं से लड़ा जाए या किसी भी धर्म के आदमी से लड़ा जाए? भाईचारे और अमन का नाम ही इस्लाम है। और जो आरोप लगाते हैं, मैं इनकी संगठनों के नाम नहीं लेना चाहता, मगर असल खतरा देश को और हिंदुस्तान को इन्हीं लोगों से है जो जातिवाद करवाते हैं, जो ऐसी बातें पैदा करते हैं जिससे सर जी, लेकिन जाति तो जाति नहीं, आप क्या कहेंगे उस पर? जाति देखिए अब इस पर क्या कहा जाए। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के हिंदू खतरे में है, तो यही बात खत्म हो गई है कि इस्लाम भाईचारे और अमन का परचम है। अब अगर जवाब देना शुरू करें तो कितनों को जवाब देंगे? ये तो माहौल हमारे अभी हिंदुस्तान का तो चल ही रहा है कि आपस में लड़वा दिया जाए, आपस में जंग करवा दी जाए, आपस में ऐसी बातें और ऐसे तनाव पैदा कर दिया जाए जिससे हिंदू मुस्लिम में और दीगर धर्मों में मतभेद हो। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म खतरे में है, दलित धर्म खतरे में, जो भी चीज़ें हैं, मैं इसके ऊपर यह कहना चाहूँगा कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान का दुश्मन होता या किसी जाति का दुश्मन होता तो आप लोग खुद ये बात पे गौर कीजिए। जब किसी भी तरीके से, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, क्या इस पर किसी मुसलमान ने सरकारी प्रॉपर्टी या किसी हिंदू धर्म के भाईचारे को नुकसान पहुंचाया? नहीं। ये आप लोगों के सामने बहुत बड़ा मिसाल और सबूत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान की अखंडता को कोई ठेस पहुंचे। इस चीज़ के ऊपर चाहे जितने भी लोग अपने हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ना चाहते वो ये संदेश सुन ले कि जब तक हम लोग हमारे पैगंबर के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तब तक किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ मेरा हिंदू धर्म के जो भाई लोग हैं इनसे भी ये कहना है कि जो लोग अपनी अखंडता को ठेस पहुँचाना चाहते हैं उस चीज़ से बचिए और ट्रेस करिए। ये लोगों का अपना फ़ायदा है। आज तक मुझे बताइए कि किसान के अंदर आंदोलन में कौन सा कलेक्टर लड़के आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ एक गरीब किसान के बच्चे मिलेंगे, चाहे आर्मी में हो। नुकसान होता है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का होने के बाद में हमें ही पे करना पड़ता है, चाहे डीजल के भाव बढ़े या गेहूँ वगैरह किसी भी चीज़ का खाद्य मूल्य भाव बढ़े या मिल्क वगैरह का भाव बढ़े, ये चीज़ें हम ही लोगों को पे करना होती है। तो इस चीज़ में मेरा कहना है जो यंग जनरेशन ग्रेजुएट कर चुकी है और जो कर रही है, इन्हीं लोगों से भी मुझे ये कहना है कि अपने जात भेदभाव को दूर रखते हुए ये चीज़ समझिए कि अपने भारत की अखंडता को संभालना है। अगर आज हमने इस चीज़ को नहीं समझा तो कल आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत अंदर घुस चुकी होंगी। और जो लोग देश के दुश्मन हैं, मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ उनको यहाँ से
कि हिंदुस्तान की अखंडता को तुम चाहे जितना जोर लगा लो, ये कभी भी नहीं ख़त्म होगी। ये हिंदुस्तान कल भी जिस तरह एक अखंड भारत की तरह खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। और जो लोग इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे, ये कल भी ख़त्म हो चुके थे और आने वाले दौर में भी ख़त्म हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ की इस देश में दलितांनी जर आंदोलनं केली तर त्यांना खलिस्तानी, आणि जर ओबीसींनी आंदोलनं केली तर त्यांना नक्षलवादी, म्हणजे दलितांनी जर आंदोलनं केली तर त्यांना नक्षलवादी ठरवलं जातं, आणि या देशामध्ये जर का ओबीसींनी आंदोलनं केली तर त्यांना खलिस्तानी, आणि जर या देशातल्या मायनॉरिटीजनी जर आंदोलनं केली तर त्यांना आतंकवादी ठरवलं जातं. तुम्ही कसं बघता? मी जे आता बोललो की हे सर्व एक प्रोपगंडा आहे की आता जर तुम्ही अनशनवर आले आहे किंवा रॅली वगैरे काढली आहे किंवा काहीतरी तुमच्या ऑब्जेक्शन गव्हर्नमेंटला दाखवायचं आहे, तर तुम्हाला काही ना काहीतरी तो अडचण फेटावंच लागेल, काही ना काहीतरी तो तुम्हारे को ऑप्शन रहेगा ही। क्योंकि इसी तरीके से गवर्नमेंट का जिस तरीके से आपने बोला कि चाहे वो दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे मोमेडियन हो, इनको आतंकवादी, नक्सलवादी और जो भी बोला जाता है XYZ, तो मेरा कहना यही है कि इस चीज़ को जो लोग बोल रहे हैं वही लोग ये चाहते हैं कि ये लोग देश को नुकसान पहुंचाए। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस तरीके के अनशन पे बैठ रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं या मोर्चे निकाल रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि भाई आप लोग उनसे दूर रहिए और अपने देश की सरकारी प्रॉपर्टी को बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाइए और गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए। भारतीय संविधान असं सांगतं, भारतीय संविधानाचा आत्मा असा सांगतो, प्रिॲम्बलमध्ये असं सांगतं की मी शेवटपर्यंत भारतीय. तुम्ही कसं बघता? मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं आखिरी तक के भारतीय हूँ और संविधान ही है जिसने इस देश को जोड़ के रखा है। ये दुनिया के अंदर भारत को जो देखने का नज़रिया है, ये एक ऐसा है जैसे कोहिनूर का हीरा, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखिए, कहीं पे इतने जमात, जात, धर्म नहीं मिलेंगे और इतनी प्रेमता के साथ कहीं नहीं रहा जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा कल्चर है हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक मिसाल बनाता है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही है। तो मेरा आप टीवी से यही संदेशन है कि आप ये चीज़ लोगों तक के पहुँचाइए कि अपनी अखंडता को और अपने जो प्रेम मिलाप है इसको इसी तरह रखा जाए और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का सिखाया जाए। ये ना सिखाया जाए कि वो हिंदू है तो वो आपको तकलीफ़ देगा या बुरा करेगा, या वो मुसलमान है तो वो आपको तकलीफ़ देगा, या वो दलित है तो आपका बुरा कर सकता है। जो भी चीज़ है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। युवा साथीने असं म्हटलेलं आहे की भारतीय संविधानामध्ये अखंडता, प्रेम, भावना, न्याय असं म्हटलेलं आहे, आणि या देशामध्ये कोणी वाटा पाडू नये, या देशामध्ये अखंडता राहिली पाहिजेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नागिन मोरेसोबत रविकुमार धुळे.